नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने पिछली क्लास में सांबर और अजमेर के चौहान शाखा पढ़ी थी। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम अजमेर शाखा के कुछ शासक बचे हुए उनको पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि सबसे पहले सांबर शाखा उठी थी। सांबर के संस्थापक पढ़े होंगे हमने वासुदेव। उन्होंने 551 के अंदर सांबर शाखा की स्थापना की थी और सांबर झील का निर्माण करवाया था। ऐसी जानकारी हमें बिजोलिया भी लिख देता है। राजशेखर की बुक थी प्रबंध कोश, उसके अंदर जानकारी मिलती है कि सांबर शाखा का संस्थापक वासुदेव था। उसके बाद हमने एक शासक पढ़ा था दुर्लभराज प्रतिहारों का सामंत था और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। उसके बाद हमने एक शासक पढ़ा था गुवक फर्स्ट के बारे में हमने बात की होगी कि गुवक प्रथम नागभट्ट द्वितीय का सामंत था और गुवक प्रथम को नागभट्ट द्वितीय ने वीर की उपाधि दी होगी। वीर की उपाधि देने के बाद वो स्वतंत्र हो गया और प्रथम चौहान स्वतंत्र शासक बना सांबर का। उसके बाद उसने रेवासा सीकर के अंदर हर्ष का मंदिर बनवाया था और हर्ष राय की उपाधि धारण की थी। उसके बाद हमने एक शासक पढ़ा था होगा चंदनराज के बारे में हमने पढ़ा कि उनकी पत्नी थी आत्मप्रभा। वो भगवान शिव की परम भक्त थी। उसने भगवान शिव की आराधना में पुष्कर झील के अंदर प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर उनकी आराधना किया करती थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो उनकी उपाधि थी रुद्राणी और वो योग क्रिया में निपुण थी। उसके बाद हमने पढ़ा होगा वागपति राज। उनको 108 युद्धों का विजेता कहा जाता था। उनके एक पुत्र हुए लक्ष्मण। उन्होंने 950 के अंदर नाडोल चले गए। 904 के अंदर नाडोल की शाखा स्थापित की। उसके बाद एक शासक पढ़ा होगा हमने विग्रहराज सेकंड के बारे में हमने पढ़ा होगा कि विग्रहराज सेकंड मूल राज्य को हराता है और बड़ौज गुजरात के अंदर आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करता है। उसके बाद हमने एक शासक पढ़ा होगा गोविंद थर्ड। इतिहासकार फरिश्ता कहता है कि गोविंद थर्ड ने गजनी के शासकों को, गजनी के आक्रमणकारियों को मारवाड़ की सीमा तक सीमित रखा था और उसकी एक उपाधि मिलती है पृथ्वीराज विजय के अंदर। जैनक लिखता है कि वो वेरी घट था, उसने शत्रुओं का नाश किया था। उसके बाद हमने अंतिम सांबर का चौहान शासक पढ़ा था पृथ्वीराज फर्स्ट के बारे में हमने एक बात पढ़ी होगी कि उसका एक सामंत था हट्टड़ मोइल। उसने सीकर के अंदर झील माता का मंदिर बनवाया था और वो सांबर का अंतिम चौहान शासक था। हमारे सांबर शाखा ये समाप्त होती है। उसके बाद हमने पढ़ा अजमेर शाखा का संस्थापक पृथ्वीराज फर्स्ट का ही पुत्र था अजय राज। इसने 1113 ईस्वी के अंदर सबसे पहले उसका कालक्रम था 1105 से लगाकर 1133 तक उसने शासन किया था और 1113 ईस्वी के अंदर उसने अजमेर नगर बसाया था और अजयमेरुगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिर हमने पढ़ा कि उसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। उन पर इसे अजय प्रियदम्ब कहा जाता है। उन पर उनकी पत्नी सोमला देवी का नाम लिखा है। उसके बाद हमने पढ़ा होगा कि अजयराज ने जैन धर्म के विवादास्पद शाखा दिगंबर और श्वेतांबर की शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी और जैन धर्म मंदिर के पार्श्वनाथ को स्वर्ण कलश भेंट किया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि अजयराज ने अंत में संन्यास ले लिया था और अपने पुत्र अर्णोराज को शासन गद्दी उत्तराधिकार बनाया था। फिर हमने एक कोटेशन पढ़ा था गोपीनाथ शर्मा का। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि चौहानों का निर्माण काल का स्वर्ण काल अजयराज का था। उसके बाद हमें अर्णोराज को पढ़ा था। अर्णोराज के बारे में हमने पढ़ा कि 1133 लगाकर 1155 तक उसने शासन किया था और उसने तुर्कों को हराकर उसने तुर्कों के अपवित्र रक्त से हुई अपवित्र भूमि को पवित्र करने के लिए अन्नासागर झील का निर्माण करवाया। उसके बाद अर्णोराज ने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया और चालुक्यों को हराया था। चालुक्यों के साथ 3 संघर्ष पड़े थे। उसने मालवा के शासक नरवर्मन को हराया था और चालुक्यों के साथ हुए 3 संघर्ष में 2 संघर्षों में वो विजय होता है और प्रथम संघर्ष के अंदर सिद्धराज जयसिंह को हराता है और उसकी बहन कांचन देवी से विवाह करता है। दूसरे चालुक्य संघर्ष के साथ उसने फिर सिद्धराज जयसिंह को हराया और उनकी पुत्री देवल देवी से विवाह किया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था तृतीय चालुक्य संघर्ष चौहान चालुक्य संघर्ष। उसके अंदर हमने पढ़ा था उसने कुमारपाल चालुक्य ने अर्णोराज को हराया और चौहान राजकुमारी झालन देवी से विवाह किया। उसके बाद हमने पढ़ा था चौहान चालुक्य संघर्ष का एक कारण तो हमने पढ़ा था साम्राज्यवादी नीति, कुमारपाल चालुक्य द्वारा सिद्धराज जयसिंह का बदला और उसकी महत्वाकांक्षा। एक और कारण पढ़ा था हमने चालुक्य उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर अर्णोराज का हस्तक्षेप। उसके बाद एक शासक अंत में हमने पढ़े थे एक इंडेक्स और फ्लो चार्ट पढ़ा था। उससे ही हम शुरुआत करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है अर्णोराज की। अर्णोराज की 2 पत्नियों का, वैसे खूब पत्नियां हुई होगी, 2 पत्नियों का विशेष उल्लेख है
क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि 6वीं शताब्दी से लगाकर 12वीं शताब्दी की हिस्ट्री डार्क एज की हिस्ट्री रही है। इतनी कोई जानकारी अभिलेखों से मिलती नहीं है हमें, बहुत कुछ जानकारी हमें साहित्यों से ग्रहण की गई। तो इनकी 2 पत्नियों का विशेष उल्लेख होता है जिनसे इनकी शाखाएं चलती आगे। एक का नाम था जोहिया राजकुमारी। जोहिया राजकुमारी सुधवा देवी। और दूसरी का नाम था कांचन देवी। इन जोहिया राजकुमारी सुधवा देवी से उनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम था जगदेव और दूसरे का नाम था विग्रहराज चतुर्थ। इनसे एक पुत्र हुआ था इनका पृथ्वीराज फर्स्ट सेकेंड। इनके 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम था आपरगंगे और दूसरे का नाम था नागार्जुन। इनके एक पुत्र हुआ था सोमेश्वर। इनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम पृथ्वीराज थर्ड और दूसरे का नाम था हर्राय। इनका एक पुत्र हुआ गोविंदराज। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात बोलूंगा, जब से कंपटीशन मान लीजिए 1950 से कंपटीशन ये स्टार्ट हुए होंगे तो आज तक लगभग 10,000 कंपटीशन हो चुके होंगे। उनके अगर एक एक सवाल भी लेना तो चौहान और सभी राजस्थान के सभी राजाओं की हिस्ट्री के सबसे लगभग सवाल बन जाते हैं। मेन स्ट्रीम के राजा जैसे पृथ्वीराज से इतने सवाल बन गए कि अब कोई लाइन ही नहीं बची होगी कि कंपटीशन में कोई सवाल नहीं आएगा। तो अब जब इतना कंपटीशन चल रहा है तो फिर मेन स्ट्रीम से छोड़कर जो सेकेंड फेज के राजा हैं उनसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो यहाँ से सवाल कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले अर्णोराज के बाद उसका पुत्र उसने जगदेव ने इनकी हत्या करता है और राजा बनता है। जब ये पहला अर्णोराज के बाद पहला राजा बना, जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई पितृहंता को क्यों स्वीकार करेगा, तो जनता ने स्वीकार किया विग्रहराज को। सेकेंड राजा बना विग्रहराज। जब विग्रहराज राजा बना उसका कालक्रम था 1155 से लगाकर 63 तक। उसने बहुत अच्छे कार्य किए, उसके बाद बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विग्रहराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बना आपरगंगे, तीसरा राजा बना आपरगंगे। आपरगंगे को जब आपरगंगे राजा बना तो इधर पृथ्वीराज सेकेंड ने ऑब्जेक्शन किया। इसका कहना था कि अगर मेरा पिता अपने दादा की हत्या नहीं करता तो राजा मेरा पिता बनता, और यदि पिता मरता तो मैं राजा बनता, तो यहाँ हक तो मेरा है। ये आपरगंगे क्या कर रहा, इसने आपरगंगे को हराया और पृथ्वीराज राजा बना। पृथ्वीराज के कोई पुत्र नहीं था। जब पृथ्वीराज मरा तो बारी आई सोमेश्वर की, तो चौथा राजा बना था पृथ्वीराज सेकेंड और 5वां राजा बना सोमेश्वर। जब सोमेश्वर मरा तो पृथ्वीराज थर्ड राजा बना और पृथ्वीराज छठा राजा बना। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गोविंद राजा बना। गोविंद इसलिए राजा बना कि पृथ्वीराज ने जब गौरी से हारता है, वीरगति को प्राप्त होता है, तब गोविंद राज जाता है गौरी के पास और हाथाजोड़ी करके अपने राज्य संभाल लेता है। जब ये इससे समझौता करता है, अधीनता स्वीकार करता है गौरी की, तो हर्राय इसका विरोध करता है और हर्राय इसे हटाकर राजा बन जाता है खुद, और हर्राय को अंत में आत्महत्या करके मर जाता है और यहाँ चौहान डायनेस्टी समाप्त। अब हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ सेकेंड अध्याय। प्रश्न कैसे बनेगा देखना। प्रश्न मान लीजिए बनेगा कि कोई राजाओं का क्रम पूछ लिया, कौन सा राजा प्रथम बना। जैसे पूछ लिया हमें अर्णोराज, सोमेश्वर, राजा बना आपरगंगे, एक राजा पूछ ले मान लो पृथ्वीराज सेकंड। तो बताइए कौन सा राजा पहले बना, ये क्रम पूछ लिया मान लीजिए। तो इसमें क्रम कैसे ढूंढेंगे? हमने वो पिछली इंडेक्स देखी थी, तो उसमें सबसे पहले राजा बना था अर्णोराज।
अर्णोराज के बाद, उसकी मृत्यु के बाद जगदेव बना था। जगदेव को स्वीकार नहीं किया गया तो विग्रहराज बना था। विग्रहराज को स्वीकार मृत्यु के बाद आपरगंगे शासक बना था। तो यहाँ सेकेंड राजा कौन बनेगा? आपरगंगे। और थर्ड राजा बनेगा पृथ्वीराज सेकेंड। और चौथा राजा बनेगा, छठवां राजा बनता अपने सोमेश्वर, जो इस क्रम के अनुसार चौथा है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंडेक्स थी। अब हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ जब राजा बना, राजा बनते ही उसने उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा और अपने पिता के हार का बदला लिया, कुमारपाल चालुक्य को पराजित किया। नंबर 1। कुमारपाल चालुक्य को हराया और कुमारपाल चालुक्य द्वारा जीते गए इसके चौहान राज्य के अंदर आते हुए जो जागीरें थी, जो राज्य थे, उनको पुनः जीता। जैसे पाली, नाडोल, पाली हो गया, चित्तौड़ को जीता था। इस विग्रहराज चतुर्थ ने डायरेक्ट इस कुमारपाल चालुक्य को पराजित नहीं किया। उसके सेनापति, जैसे चित्तौड़ का प्रशासक हुआ, जो चालुक्य का प्रमुख सेनापति था सज्जन, इस सज्जन को इसने हराया था और चित्तौड़, पाली, नाडोल उनको पुनः जीता था। इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ ने जैसे ही उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली कुमारपाल को हराता है तो वो उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बनता है। और जैसे ही राजा बना, जीता, तो भाई ने सोचा अब जाएंगे दिल्ली। और दिल्ली के अंदर उस समय तोमरों का शासन था, उसने दिल्ली विजय प्राप्त की। दिल्ली में तोमरों को हराया इसने। और इस दिल्ली विजय की जानकारी हमें एक अभिलेख से मिलती है, बिजोलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि इस विग्रहराज के बहुत सारे अभिलेख हैं। एक दिल्ली अभिलेख आएगा, एक सरस्वती अभिलेख आएगा, सरस्वती मंदिर अभिलेख आएगा, एक दिल्ली शिवालिक अभिलेख आएगा आगे। तो इसकी जानकारी, दिल्ली विजय की जानकारी तोमरों को हराता है। और यह राजस्थान का सौभाग्य था कि मध्यकाल के अंदर अजमेर भारत की राजधानी हुआ करती थी और दिल्ली चौहानों की एक छोटा सा भाग, एक छोटी सी जागीर थी। उस समय की बहुत बड़ी सफलता थी विग्रहराज चतुर्थ की। इस कारण उसकी वीरता और उसके कुछ स्थापत्य कला के निर्माण, उसकी साहित्य कला, उसके साहित्य प्रोत्साहन और राज्य के अंदर शांति व्यवस्था और विकास के साथ कारण ही एक विद्वान हुए थे साहित्यकार डॉक्टर दशरथ शर्मा। पिछली क्लासों में इनकी बुक पढ़ी थी हमने, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के अंदर इन चौहानों का स्वर्ण काल बताया था इन्होंने। चौहानों का स्वर्ण काल बताया इन्होंने विग्रहराज के काल को। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि चौहानों के निर्माण का स्वर्ण काल गोपीनाथ शर्मा बताते हैं। अजयराज के, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों बातें। गोपीनाथ शर्मा तो अजयराज को चौहानों के निर्माण का स्वर्णकाल और चौहानों के स्वर्णकाल बताता है डॉक्टर दशरथ शर्मा विग्रहराज के काल को। ये थी विग्रहराज की विजय और विग्रहराज की वीरता। उसके बाद आती है विग्रहराज का दिल्ली शिवालिक अभिलेख।
इस दिल्ली शिवालिक के अंदर, दिल्ली शिवालिक कबीले की थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में जाने तो एक दिल्ली के आसपास एक जगह पड़ती है, 2 जगह पड़ती है वैसे। मेरठ यूपी के अंदर आता, मेरठ और सहारनपुर, इनके आसपास एक पर्वत शैली है शिवालिका, एक जगह पड़ती है। यहाँ एक लोकेशन पड़ती है टोपरा। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अशोक के बहुत सारे अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्तियाँ खूब सारे पढ़ते हैं, ले दे के उनको समाप्त करते हैं। अशोक ने यहाँ एक विजय प्राप्त की और अशोक के संदर्भ में इसे दिल्ली टोपरा, इस टोपरा में अशोक ने एक अभिलेख लगवाया जिसे टोपरा का अभिलेख कहा जाता था। बाद में दिल्ली के अंदर मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। पहले गुलाम वंश शासक हुआ, उसके बाद खिलजी आए, खिलजी के बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश की स्थापना हमें पता है गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और उसका तीसरा राजा था फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक ने इस अभिलेख को ले आया दिल्ली के अंदर। वैसे एक बात का नाम पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक पागल बादशाह कहा जाता, ये इधर अभिलेखों में पागल हो रखा था। बहुत सारे अभिलेख भारत से आसपास के, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से लाकर दिल्ली में इकट्ठे कर लिए थे। इसने इस टोपरा अभिलेख को दिल्ली लाया। तो अशोक के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं इस अभिलेख को तो दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये इसका बैकग्राउंड था। इसी अभिलेख पर विग्रहराज ने अपने खर्चे को बचाते हुए इस अभिलेख पर विग्रहराज ने अपनी विजयों का उल्लेख, उपलब्धियों का उल्लेख किया। इस कारण इस दिल्ली टोपरा अभिलेख को दिल्ली शिवालिक अभिलेख पढ़ते हैं। किसके संदर्भ में? विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में। विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में हम पढ़ते हैं दिल्ली। जैसे कुछ अभिलेखों की डेटें याद करनी पड़ती, नहीं सन याद करने पड़ते। इस अभिलेख की खास बात यह है कुछ अभिलेखों के हमें डेटें याद करनी पड़ती है। जैसे इसकी 9 अप्रैल कई बार पूछ लिया गया, 9 अप्रैल 1163 के अंदर यह अभिलेख लिखा गया था। इसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। पहले तो इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। और ये अभिलेख अशोक का जो अभिलेख है, जैसे ये अशोक का अभिलेख है मान लीजिए, तो यहाँ तक तो अशोक की बातें लिखी गई है। इसके नीचे विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियाँ और जानकारियाँ और कुछ भाषाएं, उसके कुछ उपलब्धियाँ लिखी गई है। इसकी भाषा संस्कृत है। दूसरी, इसमें विग्रहराज चतुर्थ लिखता है कि मैंने तुर्कों को हराया। इसमें लिखा हुआ है कि मैंने आर्यावर्त से तुर्कों का समूल नष्ट कर दिया है और मैं चाहता हूं कि मेरे आने वाले राजवंश और मेरे जो वंशज है वो भी इन तुर्कों को अटक नदी तक रोके रखे। इस अटक का थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देते हैं। भारत के संदर्भ में अटक नदी की बहुत सारी धारणाएं हैं। इस अटक नदी को भारतीय अपनी सीमा मानते हैं। भारतीय ये मानते हैं कि अटक नदी के पूर्व के पश्चिम के अंदर जो लोग निवास करते हैं वो गंदे हैं या मलहज हैं। यदि हम इस अटक के पश्चिम में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? विधर्मी या धर्मभ्रष्ट हो जाएंगे। इसके जब हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बीकानेर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब और खूब सारी जानकारी मिलेंगी कि करण सिंह एक राजा हुआ था बीकानेर के अंदर। उस करण सिंह को जब औरंगजेब अपने युद्ध क्षेत्र के लिए अटक नदी पार करवाता है तो उसने औरंगजेब की जाजें तोड़ दी थी और जय जंगलदार बादशाह की उपाधि धारण की और अपने धर्म की रक्षा के लिए उसने औरंगजेब से विद्रोह कर दिया था। उसके बाद हम बूंदी इतिहास पढ़ेंगे। बूंदी के अंदर एक शासक पढ़ेंगे सुरजनहाड़ा। जब अकबर आता है, अकबर अधीनता का पत्र देता है तो उस सिंधी के अंदर वो लिखता है कि बादशाह हुकूमत, अगर मुझे मुगलिया सल्तनत के लिए कहीं भी अपना शीश कुर्बान करना पड़े तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अपना शीश दूंगा, लेकिन यदि मुझे अटक नदी को पार करने को कहा गया तो मैं नहीं जाऊंगा। उस सिंधी के अंदर ये लिखता। तो अटक नदी भारतीयों के लिए पवित्र सीमा थी। ये लिखता है विग्रहराज के मैंने तुर्कों को पराजित किया, आर्यवर्त से समूल नष्ट कर दिया, मेरे राजवंश इस अटक नदी तक इन तुर्कों को रोके रखे आगे भी। दूसरी बात इसमें मिलती है कि दिल्ली शिवालिक के अंदर ये लिखता है कि हिमालय से लगाकर हिमाचल की पहाड़ियां तक या हिमाचल के क्षेत्र तक शिवालिका की सॉरी विंध्याचल तक की पर्वत श्रेणियों तक
विंध्याचल की समस्त क्षेत्र तक मैंने टैक्स वसूल किया था, यानी कर वसूल किया था, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हिमालय से लेकर के विंध्याचल तक इसका साम्राज्य था और इसने यहाँ तक कर वसूल किया। इसका मतलब उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। ये जानकारी दिल्ली शिवालिक कबीले के अंदर मिलती है। अब पढ़ते हैं हम इनकी रचनाएं। कुछ रचनाएं की इसने, ये साहित्यकार थे बहुत अच्छे। विग्रहराज चतुर्थ ने एक रचना लिखी थी, हरिकेली नाटक या हरकेली नाटक। या इसी को हरिकेली। ये बहुत फेमस नाटक है। ये नाटक प्राचीन भारत के एक विद्वान हुए थे भारवी, उन भारवी द्वारा लिखे गए किरातार्जुनीयम, इस किरातार्जुनीयम का प्लेटफॉर्म बनाकर इन्होंने इसी की कहानी को मॉडिफाई करके हरिकेली नाटक के अंदर प्रस्तुत किया गया। इस किरातार्जुनीयम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो इस किरात का अर्थ होता है शिकारी या आदिवासी, और अर्जुनियम का अर्थ होता है अर्जुन। ऐसी कहानी मिलती है कि भारवी लिखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब भगवान, जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था तो युद्ध की तैयारियां भी थी, अज्ञातवास समाप्त होते ही युद्ध होगा निश्चित था। तो भगवान कृष्ण आते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, हमें युद्ध जीतना है तो पाशुपति अस्त्र प्राप्त करना होगा। तब अर्जुन कहता है कि कैसे प्राप्त किया जाए, तो लिखता है कि भगवान शिव की आराधना की जाए और भगवान शिव से ही पाशुपति अस्त्र प्राप्त किया जा सकता है। तब अर्जुन साधना में बैठता है और एक तपस्या के बाद जैसे ही उसकी साधना समाप्त होती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आते हैं, और भगवान शिव चाहते हैं कि एक बार परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेते हैं, तब अर्जुन के सामने एक जानवर को, हिंसक जानवर को भेजते हैं। अर्जुन जैसे तीर चलाता है, उधर से भगवान शिव उसी के समान एक निशान का तीर चलाते हैं। भगवान शिव का जो तीर था वो एक पाताल में चला जाता है और उनकी लीला थी। उसके बाद अर्जुन का तीर लगता है, दोनों के अंदर बहस होती है कि तीर मेरा लगा, शिकार मैंने किया। तो फिर युद्ध का निश्चय होता है। भगवान शिव 5-6 अस्त्र चलाते हैं और अर्जुन के सिलेबस से बाहर थे। अर्जुन समझ गया था कि इस पृथ्वी पर यदि द्रोणाचार्य ने मुझे पढ़ाया है तो इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझसे टक्कर ले सके या मेरे से ज़्यादा अस्त्र जानता है। और वो समझ जाता है कि या तो कोई भगवान है या कोई असाधारण व्यक्ति है। वो भगवान के चरणों में पड़ता है और शिव से पाशुपति अस्त्र देते हैं। इसी की कहानी को हरिकेली नाटक के अंदर विग्रह चतुर्थ लिखते हैं। विग्रह चतुर्थ के बाद एक दरबारी विद्वान हुए थे, सोमदेव। सोमदेव इनके दरबारी विद्वान थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, ललित विग्रहराज। इस ललित विग्रहराज के अंदर सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ की प्रेम लव स्टोरी लिखते हैं। विग्रहराज चतुर्थ और एक राजकुमारी का नाम मिलता है देसल देवी। इस देसल देवी का परिचय देते हुए लिखते हैं ललित विग्रहराज के अंदर सोमदेव कि यह देसल देवी इंद्रपुर की राजकुमारी थी, इंद्रपुरी की राजकुमारी। अब वर्तमान में ऐसी कोई जगह इंद्रपुरी की है नहीं इस पृथ्वी पर। तो इतिहासकार और साहित्यकार ये अनुमान लगाते हैं कि जो प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ था, पांडवों का सेकेंड राज्य, उस इंद्रप्रस्थ की यानी कि दिल्ली के आसपास की राजकुमारी थी। एक और ग्रंथ लिखते हैं, इस ललित विग्रहराज के अंदर एक और बात मिलती है जो इस दिल्ली शिवालिक के अंदर नहीं मिलती। दिल्ली शिवालिक के अंदर विग्रहराज कहता है कि मैंने तुर्कों को हराया, लेकिन यह नहीं लिखा कि किस तुर्क को हराया। इस ललित विग्रहराज के अंदर ये लिखा है कि विग्रहराज चतुर्थ ने, जो एक गजनी का शासक, तुर्क शासक था गजनी का, खुसरो शाह, इस खुसरो शाह को हराया था। यह जानकारी इस ललित विग्रहराज के अंदर विशेष मिलती है।
उसके बाद एक और विद्वान हुए थे जो इनके समकालीन तो नहीं थे, बाद में लिखी थी, नरपति नाले। नरपति नाले ने एक ग्रंथ लिखा था बिसड़ देवरासु। इस बिसड़ देवरासु के अंदर इनकी एक और प्रेम कहानी मिलती है, बिसड़ यानी कि विग्रहराज और राजमती की। एक जानकारी ये मिलती है कि इसका जो इस ग्रंथ की भाषा है वो गोडवाड़ी भाषा है, और ये गोडवाड़ी भाषा पाली की बाली तहसील से लगाकर जालोर की आहोर तहसील तक की जो भाषा है वो गोडवाड़ी भाषा है। इस विष्णुदेव की भाषा कई बार पूछ ली थी। 2022 के अंदर ये प्रश्न बना था कि विष्णुदेव रासो की भाषा कौन सी है। इनमें अब विग्रह चतुर से खूब सारे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि सेकेंड फेज के जो राजा हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनने लगे। इस सोमदेव से भी एक प्रश्न बना था। सोमदेव से 2023 RS 2023 के अंदर एक प्रश्न बना था। सोमदेव के ग्रंथ का नाम पूछा था ललित विग्रहराज, तो ये विशेष ध्यान रख लेना। अब पढ़ेंगे हम विग्रहराज चतुर्थ की निर्माण कार्य और स्थापित कला। निर्माण कार्य सबसे पहले इसने एक संस्कृति कंठाभरण नाम की पाठशाला खोली थी। सरस्वती कंठाभरण पाठशाला की स्थापना की, और ये इसी के अंदर ये एक सरस्वती मंदिर है। ये पाठशाला ही एक सरस्वती मंदिर है। इस मंदिर के अंदर एक अभिलेख मिला, सरस्वती मंदिर अभिलेख, जिसे सरस्वती मंदिर अभिलेख कहा जाता है। यह अभिलेख जब इस संस्कृति कंठाभरण पाठशाला की खोली थी तब इसके अंदर एक मंदिर खुला है, और मंदिर के अंदर एक अभिलेख बनवाया था, जिसे इस अभिलेख के अंदर दो जानकारी हमने पिछली क्लासों में पढ़े थे कि जो विग्रहराज का अभिलेख है उस अभिलेख के अंदर एक जानकारी मिलती है कि चौहान श्री राम के वंशज है। जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जिसके आधार पर ये स्वीकार किया जाता है कि चौहान सूर्यवंशित है। और इसी अभिलेख के अंदर एक और जानकारी मिलती है कि चौहान मालवों से चौहानों की उत्पत्ति हुई है। यानी पहले चौहान मालव थे, मालव से चौहान बने, और ये मालव पहले श्री राम के वंशज हुआ करते थे। इसी अभिलेख के अंदर इसी अभिलेख को जब कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज गौरी के प्रशासक के रूप में नियुक्त होता है कुतुबुद्दीन ऐबक इस सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तुलवाता है और ढाई दिन का झोपड़ा बनवाता है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये समकालीन या तत्कालीन भारत का दुर्भाग्य था कि दो महान पाठशालाएं खुली थी भारत के अंदर। एक तो धार के अंदर राजा भोज संस्कृत पाठशाला खोलते हैं, और एक विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के अंदर सरस्वती कंठाभरण पाठशाला खोलते हैं। दोनों को मुस्लिम आक्रांताएं तोड़कर मस्जिद के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर खास बात यह है कि 2.5 दिन के अंदर नहीं बना था। इसकी जो छत थी उसके कंगारू को तोड़कर जो वहाँ मस्जिद का रूप दे दिए गए, और नीचे वही पूरा निर्माण कार्य सरस्वती कंठाभरण का ही था। इस सरस्वती कंठाभरण पाठशाला के अंदर ही एक पीर पंजाब साहब की
2.5 दिन का उर्स बढ़ता है। ये भी एक खास बात। इसके इसी इनकी दीवारें हैं ना, इस सरस्वती कंटेम्परेरी पाठशाला की दीवारों पर हरकेली नाटक और ललित विग्रहराज सोमदेव द्वारा रचित की पंक्तियां लिखी हुई है। और यह हरकेली नाटक बहुत फेमस नाटक है। इसकी कुछ पंक्तियां हैं कि ये विग्रहराज लिखते हैं कि जब भी भविष्य के अंदर हरकेली नाटक का मंच पर मंचन किया जाएगा तो भगवान शिव और माँ गौरे साक्षात आकर उपस्थिति दर्ज करेंगे और इस नाटक का जहाँ जहाँ मंचन होगा भगवान शिव और पार्वती की साक्षात उपस्थिति होगी। इस कारण इस नाटक को बहुत प्रसिद्धियाँ मिली थी। ये थे इनके निर्माण कार्य। दूसरा निर्माण कार्य था इन्होंने टोंक के अंदर बिशलपुर नगर की स्थापना की। बिशलपुर नगर बसाया था। इस बिशलपुर नगर के अंदर ही इन्होंने एक जलाशय का निर्माण कराया। इस जलाशय को बाद में गवर्नमेंट ने डैम के रूप में रिप्रेजेंट किया और आज बिशलपुर का बांध राजस्थान की राजधानी जयपुर, पूरे जयपुर शहर को जल सप्लाई करती हैं और अजमेर को जल सप्लाई करती है, टोंक को जल सप्लाई करती है, यहाँ तक कि बेवर को जल सप्लाई करती है। यानी कि 4-5 जिले इससे जल आपूर्ति होती है। अब ये बहुत फेमस बांध बन गया है। इसी बिशलपुर टोंक के अंदर इन्होंने गोकर्णेश्वर शिव का मंदिर बनवाया। मैंने पहले कुछ क्लासों में बताया होगा कि चौहान भगवान शिव के आराध्य भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे और शैव धर्म के अनुयायी थे। एक ट्रिक याद रखना, जिस भी मंदिर के पीछे या जिस भी मंदिर या भगवान के जहाँ स्थल के पीछे सर्वर लगे ना, स्वर, वहाँ भगवान शिव का मंदिर होता है। और जिसके पीछे स्वामी लगे वहाँ 90 या 99% ये मान लो कि भगवान विष्णु का मंदिर होगा। जैसे कुंभ स्वामी, रामा स्वामी, जैसे यहाँ गोकर्णेश्वर, पिपलेश्वर, धारेश्वर, अंबिकेश्वर, सर्वेश्वर, इन मंदिरों के पीछे सर्व लगता है भगवान शिव के मंदिर होते हैं। और ये कल्चर के अंदर आती है, जितनी भी चौथे आती है वो अंधारे पक्ष के अंदर आती है, एक स्वाय गणेश चतुर्थी के अंदर, और एक जितनी भी तीजें आती हैं वो माँ पार्वती से संबंधित होती है। ये कुछ ट्रिक हैं और कुछ बातें ध्यान रखना। इसके बाद इनकी कुछ उपाधियां, विग्रहराज चतुर्थ की उपाधियां। एक तो इनकी उपाधि है बिसल देव, ये तो सामान्य है और याद भी रह जाती है। बिसल देव। एक इनकी उपाधि है कवि बांधव या कवि बंधु। कवि बांधव और कवि बंधु यूँ कहा जाता है कि इन्होंने कवियों को खूब अप्रिशिएट किया था। ये खुद साहित्यकार थे, कवियों में रस लेते थे, कवियों को संरक्षण देते थे। इस कारण विद्वानों ने इन्हें कवि बांधव या कवि बंधु कहा था। एक इनकी उपाधि किल हॉर्न ने दी थी। एक विद्वान हुए थे वेस्टर्न के, किल हॉर्न ने इनकी तुलना भारत के प्राचीन विद्वान कवि कालिदास और भारवी से की, नहीं, भावभूति से की थी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता। इन दोनों से इन्होंने किल हॉर्न ने तुलना की विग्रहराज चतुर्थ की। यह इनकी उपाधियां थी। यहाँ विग्रहराज समाप्त होता है। अब अगला राजा हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।